हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग बाबर के बाद मुग़ल वंश के अगले शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने दो अलग अलग समय में भारत पर शासन किया था। एक 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक इन्होंने भारत पर शासन किया और दूसरा 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो ऐसा क्यों, तो हम लोग इसे आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं कौन थे? तो बाबर के बड़े पुत्र थे जो उनके उत्तराधिकारी भी बने थे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है। तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाग्यशाली। अब बात करते हैं कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो 1508 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। काबुल कहाँ पड़ता है? तो अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के काबुल में 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो माहम बेगम। इनकी माता का क्या नाम था? माहम बेगम, जो शिया संप्रदाय की थी। अब बात करते हैं कि हुमायूं के भाई के बारे में। तो हुमायूं के 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। कौन कौन? तो कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो कामरान और अस्करी की माता का नाम क्या था? तो गुलरुख बेगम था नाम। यानी ये दोनों भाई की जो माँ का नाम क्या था? कामरान और अस्करी की माँ का नाम क्या था? तो गुलरुख बेगम नाम था। जबकि हिंदाल की माँ का क्या नाम था? तो हिंदाल की माँ का नाम था दिलदार बेगम। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हुमायूं की माँ का नाम माहम बेगम था, जबकि कामरान और अस्करी की माँ का नाम था वह था गुलरुख बेगम, जबकि हिंदाल की माँ का नाम था दिलदार बेगम। तो बाबर की 3 पत्नियां थी, जिससे जो पुत्र हुए, तो अर्थात हुमायूं के कितने भाई हुए? तो 3 भाई हुए, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर अपने शासनकाल में हुमायूं को बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया था। इसके साथ साथ हुमायूं ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भी बाबर का साथ दिया था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुग़ल वंश की गद्दी पर बैठा था। तो जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, तब इन्हें बहुत सारी समस्याओं से निपटना पड़ा था, जिसका समाधान करने का समय बाबर के पास नहीं था, क्योंकि वो तो युद्ध में ही उनका अधिकांश समय बीता था। तो इस वजह से जो बहुत सारी समस्याएं थी, जिसका समाधान करने का समय बाबर के पास नहीं था, तो उसी समस्या से हुमायूं को निपटना पड़ा था। तो जैसे अगर बात करें कि अब तक क्या हुआ था, कि यानी जब हुमायूं मुग़ल वंश की गद्दी पर बैठा, तो अब तक प्रशासन को, यानी मुग़लों के प्रशासन को सुदृढ़ नहीं किया गया था। इसके साथ साथ राज्य की वित्तीय स्थिति भी खराब थी। अगर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि और कौन सी समस्याएं थी, तो वह समस्याएं थी कि अफ़गानों को अभी तक पूर्ण रूप से नहीं निपटाया गया था। जबकि अगर इन अफ़गानों के अलावा, यानी इन समस्याओं के अलावा अगर बात करें, तो ये लोग जो तैमूरी राजवंश के थे, अर्थात बाबर तैमूरी राजवंश के थे, क्योंकि ये लोग तैमूर के वंशज थे, तो ये इस वजह से इन्हें तैमूरी राजवंश का भी कहा जाता है। तो तैमूरी राजवंश का जो एक परंपरा था कि पिता की मृत्यु के बाद साम्राज्य को सभी भाइयों में बांटना, तो यह भी एक अलग समस्या थी हुमायूं के सामने। तो इसी वजह से क्या हुआ कि तैमूरी राजवंश के परंपरा के आधार पर इसने, यानी जब यह शासक बना, मुग़ल वंश की गद्दी पर बैठा, तब इसने क्या किया कि अपने 3 भाइयों को भी
मतलब साम्राज्य का हिस्सा दिया। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा किसे मिला। तो कामरान, यहाँ पर जो ये 3 भाई हैं उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा गया है कि कामरान को काबुल एवं कांधार प्रांत दिया गया है। अफगानिस्तान का काबुल एवं कांधार प्रांत दिया गया, जबकि दूसरे भाई अस्करी को उत्तर प्रदेश का संभल क्षेत्र दिया गया और तीसरे भाई हिंदाल को राजस्थान का अलवर क्षेत्र दिया गया था। तो इस तरह से जब इसने गद्दी पर बैठा तो अपने तीनों भाइयों को भी साम्राज्य का क्षेत्र दिया था राज करने के लिए। अब बात करते हैं कि 1530 ईस्वी में हुमायूं के गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने जो सैन्य अभियान किया था, उस सैन्य अभियान के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो इनके सैन्य अभियान की बात की जाए तो पहला अभियान था कालिंजर का युद्ध। कौन सा युद्ध? कालिंजर का युद्ध। कब लड़ा था? तो 1531 ईस्वी में। यह सभी जो भी अब हम लोग अभियान पढ़ेंगे वह हुमायूं से रिलेटेड है, यानी हुमायूं ने यह अभियान किया था। तो इनका जो पहला सैन्य अभियान था वह था 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध। तो यह कालिंजर कहाँ पड़ता है? तो कालिंजर बुंदेलखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो बुंदेलखंड में पड़ता है। तो 1531 ईस्वी में क्या हुआ कि हुमायूं ने कालिंजर के किले को घेर लिया था। यानी कालिंजर में जो युद्ध किया, वहाँ पर अभियान किया, तो कालिंजर में एक किला था, एक दुर्ग था, उस दुर्ग को इन्होंने घेर लिया था। तो इसका रीजन क्या था, क्या कारण था कि जो है इसने कालिंजर पर अभियान किया? तो इसका कारण यह था कि कालिंजर अर्थात बुंदेलखंड के जो शासक थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव, तो हुमायूं का यह मानना था कि प्रताप रुद्र देव अफगानों से मिले हुए हैं, यानी अफगानी सेना जो थे, अफगानी सरदार जो थे, उनसे यह बुंदेलखंड के शासक, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव मिले हुए हैं। तो इसी वजह से हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया था। कब किया था? तो 1531 ईस्वी में किया था। तो क्या हुआ, कई महीनों तक यह अभियान चला, यानी दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस अभियान को हुमायूं ने बीच में ही छोड़ दिया। क्यों? इसका यह कारण था कि हुमायूं को अफगानों के आक्रमण का भय था। यानी उसे यह लग रहा था कि अगर हम इस युद्ध में लगे रहें तो उधर क्या होगा कि आगरा पर अफगानों का जो सेना है वह आक्रमण कर देगा। तो इस बात का उसे भय था और महमूद खान लोदी के नेतृत्व में अफगानी सेना जौनपुर तक पहुंच भी चुके थे। तो इसी वजह से हुमायूं ने इस अभियान को बीच में ही छोड़ दिया था, जो इसकी मूर्खता थी। क्यों? क्योंकि कई महीनों तक यह अभियान करने से क्या हुआ कि इसे सफलता नहीं मिली थी और बीच में छोड़ देना वह इनकी मूर्खता थी। अब बात करते हैं कि इस अभियान के बाद, इस असफल अभियान के बाद इसने दौराह या फिर देवरा का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? तो 1532 ईस्वी में लड़ा। तो यह दौराह जगह कहाँ है? तो दौराह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे देवरा भी कहा जाता है। तो इस वजह से कभी क्या होगा कि दौराह का युद्ध पूछ लिया जाएगा कि कब लड़ा गया था, तो 1532 ईस्वी में, या फिर कभी आपसे देवरा का युद्ध भी पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दौराह के युद्ध को ही देवरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो और यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यह जो युद्ध लड़ा गया था वह किसके खिलाफ? तो जिसके कारण से हुमायूं ने इस कालिंजर के अभियान को बीच में छोड़ दिया था, यानी अफगानियों के आक्रमण के भय से। जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महमूद खान लोदी कर रहे थे। तो महमूद खान लोदी जो अपने अफगानी सेना के साथ जौनपुर तक पहुंच चुके थे, तो तब क्या हुआ कि हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दौरा या देवरा का युद्ध लड़ा और महमूद खान लोदी को पराजित किया। और पराजित करने के बाद क्या हुआ कि जौनपुर पर हुमायूं ने कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं कि इसके बाद इन्होंने चुनार का घेरा किया, और वह कब किया? तो 1532 ईस्वी में ही किया। लेकिन यह जो चुनार का घेरा किया था वह इसके बाद किया था। तो अफगानियों को पराजित करने के बाद हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा किया।
और यह चुनार जगह कहाँ पड़ता है? तो यह चुनार भी जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस अफगानियों को यानी दौरा के युद्ध में अफगानियों को पराजित करने के बाद हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा किया। यानी चुनार में एक दुर्ग है और उसी दुर्ग को इन्होंने घेर लिया। इस दुर्ग को जो है इन्होंने घेरा, 4 महीने तक इस चुनार के किले को हुमायूं ने घेरे रखा था, जिसका अभियान 1532 ईस्वी में किया था। तब जाकर उस समय से 4 महीने तक इस किले को इन्होंने घेरे रखा था। लेकिन क्या हुआ कि जब इसने चुनार के किले पर जो है चुनार के किले पर जब इन्होंने घेरा डाला था, तो यह जो चुनार का जो किला था वह अफगान सरदार शेर खां के हाथ में चला गया था कुछ समय पहले ही। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने चुनार के किले पर घेरा डाला और घेरा डालने के बाद 4 महीने तक उसे घेरे रखा। लेकिन क्या हुआ कि शेर खां के साथ समझौता किया गया। समझौते के प्रस्ताव को इन्होंने मान लिया, यानी शेर खां के तरफ से जो समझौता का प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव को हुमायूं ने मान लिया। तो उस समझौते के प्रस्ताव के तहत क्या रखा गया था कि उसके अंतर्गत यह था कि यह जो चुनार का जो किला था उस किले पर अफगान सरदार शेर खां का ही अधिकार रहेगा। लेकिन बदले में कि यह तो प्रस्ताव यह था शेर खां के तरफ से कि इस किले पर तो मेरा ही अधिकार रहेगा, लेकिन बदले में मैं मुगलों के लिए वफादारी निभाऊंगा। तो यह बदले में रखा गया था। और उसके अलावा शेर खां ने बंधक के रूप में अपने पुत्र को हुमायूं के पास भेज दिया। तो इसी समझौते के प्रस्ताव को यानी शेर खां के समझौते के प्रस्ताव को हुमायूं ने मान लिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आगे चलकर इसी शेर खां के वजह से हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा था। तो इसी वजह से यानी इसमें जबकि जो है शेर खां के जो है खिलाफ उन्हें कदम उठाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि उनके साथ ये समझौता कर लिए थे, जो इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब बात करते हैं कि इस अभियान के बाद इन्होंने गुजरात का अभियान किया। और यह जो गुजरात का अभियान किया था वह कब किया था? तो 1535 ईस्वी से लेकर 1536 ईस्वी के बीच। तो चलिए इसे समझते हैं कि गुजरात का जब इन्होंने अभियान किया था 1535 ईस्वी में, तब उस समय गुजरात के शासक कौन थे? बहादुर शाह थे। कौन थे? तो बहादुर शाह थे, जो कि एक मुस्लिम शासक थे। तो इनके बारे में समझते हैं कि 1526 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात की गद्दी पर बैठा था। गुजरात की गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही इन्होंने मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? तो मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। इस तरह से बहादुर शाह का गुजरात एवं मालवा 2 बड़े क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो गया था। मालवा पर अधिकार करने के बाद जो है यह राजस्थान की ओर अपना रुख किए और वहाँ पर इन्होंने चित्तौड़ किला को घेर लिया। बाद की कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब इन्होंने किसने? बहादुर शाह ने चित्तौड़ किला को घेरा था, तब राणा सांगा की विधवा पत्नी, राणा सांगा कौन थे? तो मेवाड़ के शासक थे, जिन्हें पराजित किसने किया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किया था 1527 ईस्वी में। तो जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ किला को घेरा था राजस्थान में, तब कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस समय राणा सांगा की विधवा पत्नी, जिनका नाम था कर्णवती, क्या नाम था? कर्णवती नाम था। तो कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद मांगी थी। लेकिन उस समय के जो समकालीन लेखक थे उनमें से किसी ने भी इन बातों का उल्लेख नहीं किया है। तो इसलिए इस बातों को सिर्फ एक कहानी के तौर पर ही, बाद के कथाओं के तौर पर ही सिर्फ माना जाता है, क्योंकि अगर ऐसा सत्य होता तो उस समय के जो समकालीन लेखक थे वो जरूर इस बात का उल्लेख करते। अब बात करते हैं कि हुमायूं ने जब बहादुर शाह के खिलाफ अभियान किया, तब क्या हुआ कि 1535 ईस्वी में हुमायूं ने गुजरात के साथ साथ मालवा को भी जीत लिया और वहाँ से बहादुर शाह भाग गया। बहादुर शाह जो है
बहादुर शाह के भागने के बाद हुमायूं ने जब गुजरात और मालवा को जीत लिया, तब अपने छोटे भाई अस्करी, जो ये 3 इनके भाई थे, तो इनके तीनों भाई में से इन्होंने अस्करी को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया था। अस्करी को गुजरात का गवर्नर नियुक्त करके हुमायूं आगरा वापस लौट गए। लेकिन क्या हुआ कि अस्करी के कुप्रबंध के कारण, यानी इन्होंने सही तरीके से, जब इन्हें गुजरात का गवर्नर बनाया गया था, तब यह क्या थे कि उस क्षेत्र का सही तरह से प्रबंध नहीं किए थे। तो इनके कुप्रबंध के वजह से ही 1536 ईस्वी में बहादुर शाह ने फिर से गुजरात एवं मालवा को जीत लिया। यानी जितने तेजी से हुमायूं ने 1535 ईस्वी में गुजरात एवं मालवा को जीता था, लेकिन उतने ही तेजी से क्या हुआ कि 1536 ईस्वी में गुजरात एवं मालवा का क्षेत्र हुमायूं के हाथ से निकल गया और इस पर फिर से बहादुर शाह का अधिकार हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद बहादुर शाह का पुर्तगालियों के जहाज पर पुर्तगाली गवर्नर के साथ किसी कारणवश हाथापाई हो गया था और उस हाथापाई होने की वजह से वो क्या हुए, मतलब उसी हाथापाई के क्रम में बहादुर शाह जहाज से नीचे गिर गए थे और पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके मृत्यु के बाद गुजरात जो है, मतलब मुगल साम्राज्य के लिए अब खतरा नहीं रह चुका था। अब बात करते हैं कि इस अभियान के बाद, मतलब कि जब इस अभियान के बाद जब यह इस अभियान में जो है मतलब लीन थे, तब इस अभियान के बाद हुमायूं आगरा लौटे और आगरा में इन्होंने मतलब कि 1 साल तक यह ठहरे थे। तो उसी समय इन्हें पता चला था कि शेर खां के बारे में, यानी वही शेर खां जो चुनार का घेरा किए हुए थे और जिनके साथ इन्होंने समझौता किया था। तो इस अभियान के बाद हुमायूं को पता चला कि शेर खां बंगाल एवं बिहार में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है और उसके साथ साथ शेर खां बिहार का स्वामी भी बन बैठा था। तब क्या हुआ कि 1537 ईस्वी में हुमायूं को यह आभास हुआ कि शेर खां के विरुद्ध अभियान करना चाहिए। तब उसी क्रम में हुमायूं ने फिर से 1537 ईस्वी में इस चुनार के किले का फिर से घेरा किया। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि हुमायूं ने चुनार किले का घेरा सबसे पहले कब किया था, तो वह तो होगा 1532 ईस्वी में। लेकिन अगर दूसरी बार पूछे तो वह कब किया था, तो 1537 ईस्वी में किया था। तो क्या हुआ कि शेर खां इससे पहले, मतलब कि जब हुमायूं चुनार का घेरा किए थे 1537 ईस्वी में, तो इससे पहले ही शेर खां बिहार एवं बंगाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना चुके थे और उसके साथ साथ 1534 एवं 1536 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक को भी पराजित किया था। तो इसी सब वजह से हुमायूं ने 1537 ईस्वी में चुनार का फिर से घेरा किया और इस बार 6 महीने तक इस चुनार को घेरा करके बैठा रहा और अंततः इस चुनार के किले को हुमायूं ने जीत लिया। यानी इसे जीतने में कितने समय लग गया, 6 महीने, जबकि पहली बार जो चुनार का घेरा किया था तो वह 4 महीने तक घेरा किया था। तो इस बार 1537 ईस्वी में इस किले को जीतने के बाद हुमायूं वहाँ से बनारस चला गया। कहाँ चला गया था, बनारस चला गया। और बनारस में क्या हुआ कि फिर से शेर खां के साथ संधि करने का इन्होंने सोचने लगा। लेकिन उसी क्रम में क्या हुआ कि हुमायूं ने बंगाल विजय करने का निर्णय लिया। तो बंगाल विजय करने के क्रम में ही, यानी बंगाल विजय के लिए यह आगे बढ़े और जब यह 1538 ईस्वी में तेलियागढ़ी जगह पहुँचे, तब इन्हें पता चला कि गौर जाने वाला जो रास्ता था, गौर प्रदेश जो बंगाल में पड़ता था, ठीक है, अभी भी है। तो जब बंगाल विजय के क्रम में हुमायूं 1538 ईस्वी में तेलियागढ़ी पहुंचा, तब इन्हें यह पता चला कि गौर जाने वाला जो रास्ता था, उस रास्ते को शेर खां के पुत्र जलाल खां ने बंद कर दिया था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1538 ईस्वी में तेलियागढ़ी में युद्ध हुआ, किसके साथ,
तो जलाल खां के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में जलाल खां पराजित हुआ और पराजित होने के बाद वह भाग गया। तो इस तरह से तेलियागढ़ में विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं गौर पहुंचा, यानी बंगाल का गौर पहुंचा और गौर में 8 महीने तक रहा। और गौर पहुंचने के बाद 8 महीने तक वहां पर यह रंगरेलियां मनाने लगा, जबकि इसे युद्ध के लिए मतलब कि जो है तैयारियां करनी चाहिए थी, शेर खां के खिलाफ तैयारियां करनी चाहिए थी। तो यह उस समय क्या कर रहे थे, मतलब 8 महीने तक रंगरेलियां में मना रहे थे, भोग विलास में डूबे हुए थे। लेकिन उसी 8 महीने का जो है मतलब वो जो 8 महीने का समय था, उस समय का शेर खां ने फायदा उठाया। कैसे? तो उसी 8 माह के समय में शेर खां ने क्या किया कि फिर से अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। उसके अलावा इन्होंने बंगाल से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता था, जो मार्ग था, उस मार्ग को शेर खां ने नष्ट कर दिया था। उसके साथ साथ जनवरी 1539 ईस्वी तक शेर खां का गंगा एवं कोसी का जो मध्य वाला क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर इन्होंने जनवरी 1539 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। कौन से हिस्से पर? तो गंगा कोसी के मध्य वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर 1539 ईस्वी में जनवरी महीने में यानी इन्होंने अधिकार कर लिया था। जब इस बात का हुमायूं को खबर पहुंचा, जहां वह गौर में 8 महीने तक रंगरेलियां मना रहा था, तब जाकर क्या हुआ, खबर मिलने के बाद हुमायूं आगरा वापस लौटने के लिए सोचा। तो क्या हुआ कि जैसे ही वह आगरा लौटने के लिए सोचा, यानी आगरा लौटने के लिए चला, तब शेर खां ने आगरा जाने वाला जो मार्ग था उसे वह बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, जिसका नाम था चौसा का युद्ध। और यह चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह चौसा कहाँ पड़ता है। तो चौसा पड़ता है बिहार राज्य के बक्सर जिले में एक चौसा जगह है, जो कब हुआ था यह युद्ध? 1539 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब हुमायूं गौर से यानी बंगाल से जब यह आगरा लौट रहा था, तब शेर खां ने उस मार्ग को यानी आगरा जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया था। तो हुमायूं चौसा पहुंचा और वहां पर क्या हुआ कि इनकी सेना और शेर खां की सेना यानी दोनों की सेना एक दूसरे के आमने सामने मतलब लगभग 3 महीने तक डटा रहा। लेकिन 3 महीने तक तो एक दूसरे के आमने सामने तो दोनों की सेनाएं थी, लेकिन किसी ने आक्रमण नहीं किया एक दूसरे पर, किसी ने भी यह प्रारंभ नहीं किया कि आक्रमण किया जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें हुमायूं का ही नुकसान था। क्यों? क्योंकि शेर खां तो वहीं के रहने वाले थे, इसलिए शेर खां का इसमें कोई भी नुकसान नहीं था। क्योंकि 3 महीने तक डटे रहना, इससे क्या था कि हुमायूं का ही नुकसान हुआ। कैसे? तो चलिए इसे जानते हैं कि 3 महीने तक वहाँ डटे रहने के बाद क्या हुआ, बिना आक्रमण किए डटे रहने के बाद बारिश का मौसम आ गया। और बारिश के मौसम से क्या हुआ कि हुमायूं का जो सैन्य शिविर था, उस सैन्य शिविर में पानी भर गया था। पानी भर जाने की वजह से हुमायूं के सैनिकों में हड़कंप मच गया। बस इसी बात का फायदा उठाकर शेर खां ने उनके सैन्य शिविर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब कर दिया तो बहुत सारे सैनिक मारे गए और इसी अभियान में हुमायूं किसी तरह जान बचाकर आगरा पहुंचा, यानी किसी तरह वह अपना जान बचाया। और इस क्रम में उसने निजाम नामक भिस्ती से सहयोग पाकर कर्मनासा नदी को तैरकर पार किया था और इसी के मदद से इन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो जान इन्होंने कैसे बचाया था? तो इसका जान बचाने में मदद किसने किया था? सबसे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम था निजाम, यानी निजाम नामक भिस्ती ने। भिस्ती किसे कहा जाता है? तो नाविक को कहा जाता है। ठीक है। तो जब शेर खां ने हुमायूं पर हमला किया, तब इसने अपना किसी तरह जान बचाया, यानी कर्मनासा नदी में यह कूद गया था। और कर्मनासा नदी को तैरकर पार करने में किसने मदद किया था इनका? तो निजाम नामक भिस्ती ने। भिस्ती का मतलब होता है नाविक। तो जब यह आगरा पहुंचा, कौन? तो हुमायूं। तो आगरा पहुंचने के बाद खुशी में, यानी इनकी जो जान की रक्षा की थी निजाम नामक भिस्ती ने, तब इसी खुशी
मतलब इसी उपलब्धि के वजह से, इसी खुशी के वजह से इन्होंने निजाम नामक भिश्ती को एक दिन के लिए मुग़ल शासक घोषित किया। और जब यह एक दिन के लिए मुग़ल शासक बना तब निजाम ने उस समय चमड़े का सिक्का जारी किया था। अब बात करते हैं कि 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध के बाद क्या हुआ कि हुमायूं ने अपने तीनों भाइयों के साथ मंथन किया शेर खां को हराने के लिए। तो उसी क्रम में हुमायूं ने अपने भाई कामरान से सैनिकों के द्वारा मदद करने के लिए कहा था, लेकिन कामरान ने मदद करने से मना कर दिया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हुमायूं के पास जो भी सेनाएं थी, बस उसी सेना से इन्होंने फिर से शेर खां के साथ युद्ध लड़ा। और वह युद्ध कब लड़ा? तो 1540 ईस्वी में लड़ा। और यह जो युद्ध लड़ा वह युद्ध था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। जिस तरह से दौरा के युद्ध को देवरा का युद्ध कहा जाता है, तो उसी तरह से कन्नौज का युद्ध दे देगा, या फिर कभी कभी बिलग्राम का युद्ध भी दे दिया जाता है। तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। फिर से इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, और इससे पहले भी जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो चुका था। किससे? तो शेर खां से। लेकिन उसके बाद जो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था, तो इसमें भी हुमायूं शेर खां से पराजित हो गया। पराजित होने के बाद क्या हुआ कि हुमायूं इधर उधर भागने लगा, मतलब भगोड़ा का जीवन जीने लगा। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं भगोड़ा बन गया, जबकि शेर खां आगरा एवं दिल्ली का स्वामी बन बैठा था। तो बात करते हैं कि इस युद्ध के बाद हुमायूं भागकर सिंध के क्षेत्र में चला गया, और सिंध के क्षेत्र में ही एक जगह पड़ता है जिसका नाम है अमरकोट। क्या नाम है? अमरकोट। तो अमरकोट के शासक जिनका नाम था वीरसाल, तो अमरकोट सिंध के क्षेत्र में अमरकोट के शासक वीरसाल ने हुमायूं को शरण दिया था। यानी जब यह अपना जान बचाकर भाग रहा था इधर से उधर, तब इसे शरण किसने दिया था? तो सिंध क्षेत्र में स्थित अमरकोट के शासक वीरसाल ने इन्हें शरण दिया था। और अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर पैदा हुआ था। यानी हुमायूं का जो बेटा अकबर था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में ही हुआ था। और कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1540 ईस्वी में तो जो है मतलब इनकी हार हुई, तो और उसके बाद तो यह भागने ही लगे थे। तो अमरकोट में जब यह रह रहे थे, लेकिन उन्हें भविष्य में मतलब कि जीत का कोई भी आशा नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से इसने क्या किया कि हुमायूं ईरान चले गए, और ईरान के शासक शाह तहमास्प के शरण में यह ईरान चले गए थे। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि ईरान के जो शासक थे शाह तहमास्प, इन्होंने एक शर्त पर हुमायूं का मदद करने के लिए कहा। वह शर्त यह था कि इसने हुमायूं से कहा कि वह कंधार को जीतकर शाह तहमास्प को दे दे। तो परिणाम स्वरूप वैसा ही हुआ। हुमायूं ने ईरानी सेना के साथ कंधार पर आक्रमण कर दिया, और जब कंधार पर आक्रमण किया तो उस समय कंधार किसके हाथों में था? तो इसके भाई कामरान के हाथों में था। तो क्या हुआ कि ईरानी सेनाओं के साथ हुमायूं ने कंधार पर आक्रमण किया और जीत करके शाह तहमास्प को दे दिया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है शाह तहमास्प की, और इनके मृत्यु के बाद हुमायूं ने फिर से कंधार पर अधिकार कर लिया। कंधार पर अधिकार करने के बाद जो है इन्होंने 1544 ईस्वी में काबुल पर भी अधिकार कर लिया। और काबुल पर भी किसका कब्जा था? तो इनके भाई कामरान का। यानी काबुल और कंधार दोनों पर कामरान का कब्जा था। तो इस तरह से हुमायूं ने कंधार और काबुल दोनों को जीत लिया, और जीतने के बाद इनके जो भाई जो कामरान थे वह भागकर सिंध के क्षेत्र में चले गए थे। फिर क्या हुआ कि मई 1555 ईस्वी में
एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है मछीवाड़ा का युद्ध। लेकिन इस युद्ध से पहले हम लोग यह समझते हैं कि उधर क्या हुआ कि जो शेर खां थे, मतलब सूर्यवंश जो स्थापित किए थे, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो उनका जो है मृत्यु 1545 ईस्वी में हो चुका था। कब हुआ था? 1545 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उनके मृत्यु के बाद जो है मतलब एक तरह से सूर्यवंश कमज़ोर ही हो चुका था। तो क्या हुआ कि हुमायूं कंधार काबुल को जीतने के बाद मई 1555 ईस्वी में एक युद्ध लड़े जिनका नाम था मछीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो मछीवाड़ा का युद्ध। यह मछीवाड़ा जगह कहाँ पड़ता है? तो यह मछीवाड़ा पड़ता है पंजाब के लुधियाना में, यानी पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में एक जगह है मछीवाड़ा, जहाँ पर यह युद्ध हुआ था। तो मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो मई 1555 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मुगलों यानी हुमायूं की सेना और उधर से अफगानों की सेना, अर्थात शेर खां की जो सेना यानी अफगानों की जो सेना थी, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अफगानी सेना की हार हुई थी। तो जब अफगानी सेना की हार हुई तो उस समय अफगान शासक कौन थे? तो सिकंदर शाह थे। वह इस युद्ध में भाग नहीं लिए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारी सेना की हार हुई, तब इन्होंने क्या किया कि कुछ ही महीने के बाद यानी जून में, मई जून मतलब अगले महीने ही जो है यानी जून 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह ने सरहिंद का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। तो यह सरहिंद भी कहाँ पड़ता है? तो यह सरहिंद भी जो है वह पंजाब राज्य में पड़ता है। तो यह जो सरहिंद का जो युद्ध था, इस युद्ध को हुमायूं ने नहीं लड़ा था, बल्कि इस युद्ध में उसने किसे भेजा था लड़ने के लिए? तो अपने पुत्र अकबर और अपने विश्वासी सेनापति जिनका नाम था बैरम खां। बैरम खां के वजह से ही हुमायूं ने इस युद्ध को जीता था। तो जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ और जो हुमायूं के सेनापति थे जिनका नाम था बैरम खां, एक तो वो शामिल थे, उसके साथ साथ अकबर भी इस युद्ध में शामिल थे। लेकिन जो श्रेय दिया जाता है वो बैरम खां को दिया जाता है। इस युद्ध में बैरम खां जीत गए और क्या हुआ कि उधर मतलब सूर्यवंश के जो अंतिम शासक सिकंदर शाह पराजित हुए। इस तरह से क्या हुआ कि 1555 ईस्वी में फिर से हुमायूं भारत में मुगल वंश को स्थापित किया। क्योंकि क्या हुआ था कि जब कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में जब यह हार गया था, तो उस समय क्या हुआ कि यह हिंदुस्तान छोड़कर कहाँ चला गया था? तो ईरान चला गया था। तो इसी वजह से कहा जाता है हुमायूं के बारे में कि इसने भारत में दो अलग अलग समय में शासन किया था, एक 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। लेकिन जब क्या हुआ कि जब 1555 ईस्वी में, जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर अफगानी शासक यानी अफगानों के अंतिम शासक सिकंदर शाह को पराजित किया, तब इन्होंने भारत में फिर से मुगल वंश को स्थापित किया। और इस बार मतलब स्थापित करने के बाद भी यह ज़्यादा दिनों तक शासक नहीं रहे, क्योंकि 1556 ईस्वी में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो चलिए, शासक बनने के बाद अगले साल ही यानी 1556 ईस्वी में मृत्यु होती। कैसे मृत्यु हो जाती है? तो शेर मंडल एक पुस्तकालय है। तो शेर मंडल पुस्तकालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में दीन पनाह भवन। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि इनके मृत्यु के बारे में कि इनकी मृत्यु जो हुई थी दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी अगर आपसे इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए कि इनका मृत्यु कैसे हुआ था, तो दिल्ली में एक भवन है जिनका नाम है दीन पनाह। तो दीन पनाह भवन के अंदर ही एक पुस्तकालय है जिसका नाम है शेर मंडल, या जिसे शेर ए मंडल भी कहा जाता है। तो उसी शेर ए मंडल पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु होने के बाद प्रसिद्ध विद्वान, प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल ने एक कथन कहा है, यानी लेनपुल ने एक टिप्पणी की है, और वह टिप्पणी यह थी, यानी वह कथन यह था लेनपुल के द्वारा कि हुमायूं जीवन भर, यहाँ पे इसे हम लोग समझते हैं कि लेनपुल का कथन क्या था इनके मृत्यु के बारे में, कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाने से ही इनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से इसने ऐसा कथन कहा था कि हुमायूं जीवन भर
इधर से उधर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाने से ही इनकी मृत्यु हो गई। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन लेनपुल ने कहा था। किसने कहा था? लेनपुल ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? तो हुमायूं के लिए कहा था, हुमायूं के बारे में कहा था। अब चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखें कि दिल्ली में दीन पनाह भवन। तो अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली में जो यह दीन पनाह भवन जो था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो हुमायूं ने करवाया था। और इसी भवन में एक पुस्तकालय था जिसका नाम था शेर मंडल। अब बात करते हैं कि मरने के बाद इनके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था और कहाँ पर करवाया था। तो बात करते हैं इनके मकबरे का, हुमायूं के मकबरे का। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण इनकी पत्नी, जिनका नाम था हाजी बेगम, क्या नाम था? हाजी बेगम। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। कब? 1564 ईस्वी में। कहाँ पर? तो दिल्ली में। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो वह दिल्ली में है। उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इनकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाई थी। और कब करवाई थी? तो 1564 ईस्वी में। इनके जो मकबरे का जो निर्माण करवाया गया था वह श्वेत संगमरमर से करवाया गया था, ठीक है। और श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला यह मकबरा था। यानी आपसे अगर यह पूछा जाए कि श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा किसका है, तो वह होगा हुमायूं का। अब बात करते हैं कि हुमायूं के इस मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया था। यानी बनने से पहले नक्शा तैयार किया जाता है। तो हुमायूं के इस मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया था, तो वह जो तैयार किया था उनका नाम था मीरक मिर्जा गियास। पूरा नाम क्या था? मीरक मिर्जा गियास, जो ईरानी वास्तुकार थे। कहाँ के वास्तुकार थे? तो ईरान के वास्तुकार थे, अर्थात ईरानी वास्तुकार थे। तो मकबरे से जो क्या होगा कि हर तरह का क्वेश्चन आपको मिल चुका है। अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में कि हुमायूं भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं नक्षत्र विज्ञान के जानकार थे। किसके किसके जानकार थे? तो भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान के जानकार थे। हुमायूं को ज्योतिष में बहुत विश्वास था और ज्योतिष में विश्वास होने की वजह से हुमायूं 7 दिन, मतलब सप्ताह में जो 7 दिन होता है तो वह 7 दिन अलग अलग रंग के, मतलब 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहना करते थे ज्योतिष में विश्वास होने की वजह से। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि ज्योतिष में कौन से मुगल शासक विश्वास करते थे ज्योतिषी में, तो वह होगा हुमायूं। और कौन से शासक 7 अलग अलग रंग के कपड़े 7 दिनों तक पहना करते थे, तो वो थे हुमायूं। अब बात करते हैं कि हुमायूं स्वर्ण सिक्का भी जारी करवाया था और स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला यह पहला मुगल शासक था। कौन सा मुगल शासक था? तो यह पहला, मतलब जारी करने वाला यह पहला मुगल शासक था। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि पहले मुगल शासक का नाम बताइए जिन्होंने स्वर्ण मुद्रा को जारी किया था, तो वह होगा हुमायूं। अब बात करते हैं कि इनकी जीवनी के बारे में। इनका जो जीवनी लिखा गया है, जो नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया था? हुमायूं नामा। यानी हुमायूं नामा इनकी जीवनी थी। जैसे बाबर का जो जीवनी था वह बाबर नामा था, लेकिन या फिर जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, लेकिन उसकी रचना बाबर ने खुद किया था। लेकिन हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। यानी अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह से कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम ने। लेकिन अगर नाम से ना पूछ के ऐसे पूछा जाए, मतलब कि रिलेशन के तहत पूछा जाए कि हुमायूं नामा का रचना किसने किया था, बहन लिख दिया जाए ऑप्शन में, पत्नी लिख दिया जाए, पुत्र लिख दिया जाए या फिर सेनापति लिख दिया जाए, तो वह किसने किया था? बहन ने किया था, मतलब रचना। उसी तरह से इसके मकबरे के बारे में भी रिलेशन से पूछा जा सकता है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? पत्नी ने, बहन ने, पुत्र ने या फिर सेनापति ने? तो वह किसने करवाया था? तो पत्नी ने करवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि हुमायूं के शासनकाल में ही मुगल चित्रकला को स्थापित किया गया था। यानी मुगल चित्रकला की स्थापना किनके शासनकाल में किया गया था? तो वह हुमायूं के शासनकाल में किया गया था। और इसका श्रेय किसे दिया जाता है? यानी मुगल चित्रकला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मीर सैयद अली एवं
अब्दुस समद को दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़े। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।